जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपीपीएससी 2023 के लिए प्रीलिम्स के लिए जो लगभग दिसंबर में होना प्रस्तावित है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है आयोग और पॉलिटी की। तो आज हमारी पहली क्लास है पॉलिटी यानी संविधान और राज्य व्यवस्था और साथ में आयोग के लिए, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इनसे बनने वाले प्रश्न जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है आने वाले जो भी आपकी इस बार का प्री है इसमें पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है और हम यहाँ पे सभी क्वेश्चनों को डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिस्कशन करने वाले हैं और लास्ट में आपको कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम डॉट डॉट में बनाया गया। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम से संबंधित प्रश्न, और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ना 2005 में बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। और इसकी डिटेल की बात करूं तो ये जो है इसे आपदाओं के प्रबंधन के लिए पारित किया गया था, जैसा कि नाम से विदित है, जिसमें समन रणनीतियों की तैयारी और समन रणनीति यानी कि किसी प्रकार की आपकी बाढ़ हो गई, आग हो गई, इन सब से भूकंप हो गया और उसकी क्षमता और निर्माण के लिए पहले से ही प्रबंधन करके रखने वाली बातें इसमें की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये जो है गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आपको पता होना चाहिए कि 61 यानी कि 61वां संविधान संशोधन जो है इसमें ये बोला गया है आपका कि जो मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पहले थी, लेकिन उसे घटाकर फिर 18 वर्ष कर दिया गया है ना, मताधिकार की जो आयु है। तो आपको याद रखना है ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे। तो संविधान सभा जब हुई थी तो उसके पहले मनोनीत यानी कि जो एक तरह से जिनका मनोनयन किया गया था वो उपाध्यक्ष कौन थे। देखो सबको पता है कि संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष थे मनोनीत वाले वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी रूप से, लेकिन उपाध्यक्ष पूछ लेता है और उपाध्यक्ष बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। तो याद रखिएगा ये नाम फ्रैंक एंथोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात डिटेल की करूँ तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पास किया गया था यानी प्रस्तावित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो वो कौन सी बैठक थी संविधान सभा की। तो बहुत सारे लोगों ने तीसरी बैठक लगाई थी, जबकि वो जो बैठक थी आपकी कौन सी थी, 5वीं बैठक थी। याद रखना है आपको ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत अपराधों की सुनवाई किस न्यायालय द्वारा की जाती है। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1955 का, जिसको आप सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी बोलते हो, इसकी धारा 15 के अनुसार, इसकी धारा 15 में लिखा है कि जो भी अपराध है ना इनकी सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रथम श्रेणी के स्तर के न्यायालय द्वारा की जाएगी। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रथम श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना आयुक्त बने हैं, सूचना आयोग बना है, तो उसी की अधिनियम की धारा 20 में जुर्माना लगाने का अधिकार किसे दिया गया है। तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों जुर्माना लगा सकते हैं। अगर कोई मांगी गई सूचना समय पर ना दी गई तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों को ये अधिकार है धारा 20 के अनुसार अधिनियम की कि आरटीआई के तहत लेट सपोज आपने कोई 30 दिन के लिए जानकारी मांगने के लिए 30 दिन के अंदर आरटीआई के तहत जानकारी आपको देना होता है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। अगर वो नहीं दी गई सूचना की जानकारी, ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग क्या कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है। ये बातें बोली गई हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय व्यवस्था थी। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 का है उसके तहत जो संघीय व्यवस्था थी ना, एक प्रकार की अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था थी। कहती थी तो अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था थी। इसी के तहत यूपीएससी वगैरह का फिर निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने
भारत की संविधान सभा की किस बैठक को उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो 5वीं बैठक थी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, तीसरी बैठक लगा दिया है 9, 11, 13 के हिसाब से, लेकिन ये 5वीं बैठक थी। हर दिन बैठक होती थी। 9 को पहली हुई, 10 को दूसरी, 11 को तीसरी, 12 को चौथी और 13 को 5वीं। तो 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ये 5वीं बैठक थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? तो आपको जानकारी होना चाहिए, आयोग का ये प्रश्न है। तो इस भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 148, यहाँ से लेके आर्टिकल 151 तक, आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन भारतीय संविधान में मिलेगा। लेकिन आपसे इन्हीं आर्टिकल के बीच में से ये पूछा है कि इनके कर्तव्यों का वर्णन का है। तो याद रखिएगा, इनके कर्तव्यों का वर्णन आर्टिकल 149 में दिया हुआ है। तो 149 राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि भारत के जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, इनको मतलब दर्जा किसका मिला हुआ है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं ना, इनके समान ही इसको कैग बोलते हैं, इनको दर्जा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। वित्त और योजना आयोग के विलय का सुझाव किसने दिया? तो वित्त और योजना आयोग के जो विलय का सुझाव दिया था ना, इनका नाम था एम.बी. माथुर। तो एम.बी. माथुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग आया कैसे? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है ना, 1993, इसके तहत ही संघ यानी कि केंद्र में मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार दोनों का गठन हुआ है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर मैं बात करूं तो इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी सदस्यों की नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल करेगा। कौन? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल कैसे करेगा? तो राज्यपाल एक समिति करेगा और उस समिति की सिफारिश के आधार पर ही करेगा, जिस समिति का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और उस समिति में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, ये सब शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है। तो नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, जिस तरह से राष्ट्रपति करता है। कहाँ पे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष आपको बताना है। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया राइट आंसर हो जाएंगे। अभी कौन है? तो अभी वी.वी.आर. सुब्रमण्यम है, आई थिंक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष हो जाएंगे। नीति आयोग की अगर बात करूं तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पे इसको नीति आयोग को अपनाया गया है, ठीक है। नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म है क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत इसका वर्णन है संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 17 में कि अस्पृश्यता एक अपराध है, ठीक है, और इसको खत्म, इस पे रोक लगाने की बात की गई है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करेगा, ठीक है। लेकिन राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पे करेगा। उस समिति का मुखिया कौन होगा? तो प्रदेश का सीएम यानी मुख्यमंत्री होगा। उसमें और कौन शामिल होंगे? तो उसमें आपके शामिल होंगे विपक्ष के नेता शामिल होंगे, ठीक है, गृह मंत्री होंगे, होम मिनिस्टर, विपक्ष के नेता होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर विधान परिषद है राज्य में, तो विधानसभा परिषद के नेता और उसके विपक्ष के नेता, ये लोग आपके क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और साथ में विधानसभा अध्यक्ष भी होते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष। तो इनमें से कौन नहीं होगा? तो सीधी सी बात है कि इनमें से राज्यपाल क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। लेकिन समिति जो है जिसकी सिफारिश पे नियुक्ति होगी उसमें राज्यपाल तो नहीं होगा समिति में, तो राज्यपाल इसका गलत हो जाएगा। अगला है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कौन सा पूर्णता वर्जित है? यानी कि जो ST/SC एक्ट है 1989 का, इनमें से क्या पूर्णता वर्जित है? आपसे ये पूछा है। तो इनमें से जो अग्रिम जमानत है यानी एंटीसिपेटरी बिल है,
ये आपकी इस अधिनियम के तहत ये वर्णन है कि नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये बहुत ही संज्ञेय अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपके पास ये कथन है, यानी कूटेड प्रश्न है, इनमें से विचार करना है और आपको सही उत्तर चुन के बताना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर भुगतान मिलता है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात आपकी सही है। ठीक है, कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, इसको सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरे कथन की अगर मैं बात करूं तो भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाता है होता है। ये भी सही बात है। यानी कि ये दोनों कथन क्या हैं आपके? सही हैं। ठीक, लेकिन लास्ट कथन है कोई चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर के रूप में अपने पद को छोड़ देता है। तो लास्ट वाला कथन आपका गलत है। ठीक है, ये आपका ऐसे नहीं छोड़ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 338 है ना, ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों से संबंधित है, यानी SC और ST आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 338। ठीक है, और इसे आई थिंक 89वां संविधान संशोधन 2003 के आसपास SC और ST के अलग अलग आयोग कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निदेशक सिद्धांत हैं। तो इनमें से निदेशक सिद्धांत कौन है? आपको ये बताना है कि इनमें से गैर न्यायोचित ये क्या है? एक निदेशक सिद्धांत की तरह कार्य करता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना, गैर न्यायोचित सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो किसी राज्य में विधान परिषद होगी, ये कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो आर्टिकल 171 में वर्णन है कि राज्य में विधान परिषद बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें से सदस्यों की संख्या जो है ना विधान परिषद की 1/3 सदस्य प्राधिकरण के रूप में इसमें से शामिल होंगे, और साथ में अनुच्छेद 171 के तहत लगभग 6 अभी राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद अपना है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि वो 6 राज्य कौन से हैं जिनके पास विधान परिषद है। एक आपका यूपी है, मैंने आपको बता दिया, एक बिहार है, बाकी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों में परिसंकट में कार्यों से संबंधित बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 24 है ना, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है भाग 3 में, जिसमें से आर्टिकल 24 में ये लिखा है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे किसी कारखाने या खान वगैरह में काम करने के लिए नियोजित नहीं है। यानी ये बाल अपराध होगा एक तरह का, और बाल श्रम निधेय है ये चीज़ें। तो ये पूरा तरीके से क्या है? निषेध है, यानी कि पूर्णतः वर्जित है। 14 साल से कम के बच्चे जो है ना कारखाने वगैरह में काम नहीं कर सकते। ये मूल अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 24 में वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल है 324, जहाँ पे चुनाव आयोग का प्रावधान है। ठीक है, जिसमें से चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का वर्णन है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का 20वां भाग है, जिसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 368, जिसमें से संविधान के संशोधन के बारे में वर्णन है कि संविधान में किस तरह से संशोधन किया जा सकता है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी कथन इनमें से सही है। दो आपके पास कथन यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला कथन है कि अनुच्छेद 368 को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संशोधित किया गया। ये बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 368 को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संशोधित किया गया है, सही है। दूसरा है अनुच्छेद 368 को 101वें संविधान संशोधन 2016 में किया गया है। तो बिल्कुल 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में भी इसमें संशोधन हुआ है। यानी कि ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? कथन सही हो जाएंगे। यानी पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। नेक्स्ट है 2 और राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, लेकिन कब की जा सकती है आपसे पूछा है। 2 कथन है। यदि संबंधित राज्य इस संबंध में सहमत हो, बिल्कुल सही बात है, सहमत होना चाहिए तभी होगा।
दूसरी चीज़ है संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कर सकता है। ये भी सही बात है, संसद को ये अधिकार है कि कानून द्वारा भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग बना सकता है। तो इनमें से 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है। तो इनमें से ये बताना है कि जो आपका मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन उस समिति की सिफारिश पे करेगा। और समिति में कौन कौन शामिल है, जिसका मुखिया सीएम है, चीफ मिनिस्टर होता है राज्य का। तो इनमें से विधानसभा अध्यक्ष शामिल होता है, ठीक है, लेकिन राज्यपाल नहीं होता, केवल ये नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, उच्च न्यायाधीश नहीं होता, यानी इसका विधानसभा अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। शामिल कौन कौन होते हैं तो याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष शामिल होता है, मुख्यमंत्री शामिल होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है। अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति और साथ में विपक्ष का नेता, ये लोग सम्मिलित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है PIL का पूरा नाम क्या है। PIL इसका पूरा नाम आपको बताना है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये PIL का पूरा काम होता है। और PIL होता क्या है, तो PIL एक तरह की जनहित याचिका है, यानी जनहित यानी लोगों के सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए आप अपने द्वारा किसी भी केस में न्यायालय पे जा सकते हो और PIL दायर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य का जो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है ना, इसकी नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है। जिस तरह से देश वाले का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, इसी तरह राज्य का राज्यपाल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संसद किससे मिलकर बना है। तो भारत का जो संसद है ना, ये आपका 3 अंग हैं, इसके 3 से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिनमें से आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा को रखा गया है। तो इन तीनों से मिलके बना है। देखो राज्यसभा और लोकसभा, भारतीय संसद 2 ही हैं, लेकिन अगर अंग पूछे तो तीनों अंगों को मिला के राष्ट्रपति भी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में किसे निर्दिष्ट करती है। तो देखो ST/SC एक्ट जो है 1989 का, सत्र न्यायालय जो है इसमें से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या करती है, निर्दिष्ट करती है, किसके लिए, अपराधों की सुनवाई के लिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो यह भी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। तो देखो अब तो नीति आयोग आ गया है, लेकिन इसके पहले क्या था, योजना आयोग था। कब तक, 2015 तक। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है ना, इसमें से किस प्रकार के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सकता है, आपसे पूछा है। पहला है तदर्थ न्यायाधीश, दूसरा है अतिरिक्त न्यायाधीश। तो याद रखना है कि केवल आप तदर्थ न्यायाधीशों को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर सकते हो, लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नहीं नियुक्त किया जाता। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं होंगे, केवल तदर्थ न्यायाधीश होंगे। ये भी प्रश्न आपका MPPSC में पूछा गया है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम यानी ST/SC एक्ट 1989 में तहत एक अपराध के लिए अभियोजन में आरोपी के बचाव में यह दलील नहीं दे सकता। देखो 1989 का जो अधिनियम है ना, देखो अब एक्ट तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो 1989 का जो एक्ट है उसमें अगर कोई अपराधी है ना, वो आरोपी है, आरोपी अपने बचाव में क्या दलील नहीं दे सकता। तो इनमें से आरोपी जो है ना, अधिनियम व्यक्तिगत रक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया है, वह पीड़ित के रूप में जातियों से संबंधित है, अधिनियम इतना मामूली नुकसान पहुंचाता है जो शिकायत का विषय नहीं है। तो इनमें से कोई भी दलील नहीं दे सकता है, ठीक है, ये दलील सब गलत हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है ICCPR के किस अनुच्छेद में बाल अधिकार सुरक्षित है, ठीक है। तो इसमें से आर्टिकल कौन सा है, अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार के आर्टिकल 24 में बालकों को 14 साल से जो कम है कारखानों वगैरह में काम करना क्या है, श्रम निषेध किया गया है। तो आर्टिकल 24 ही हो जाएगा, जिसमें से क्या है, बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जबरन श्रम उनसे नहीं कराया जा सकता। अगला है कि विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यकालय
का गठन कब हुआ? तो विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का जो गठन हुआ है ना, ये आपका कब हुआ है? तो ये हुआ है 18 सितंबर 2015 को। तो 18 सितंबर 2015 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना नीति आयोग से लगा हुआ कार्यालय है, यानी नीति आयोग से अनुलग्न कार्यालय है। ये आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिस संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित था? तो पहला संवैधानिक संशोधन ही आपसे पूछा है। तो देखो, लेकिन इसमें से आपसे केवल पहला संविधान संशोधन नहीं पूछा है, ये बोला है कि वो कौन सा पहला संविधान संशोधन था जिस संविधान के तहत राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है उसको, अपेक्षाओं को। तो ये तीसरा संविधान संशोधन 1954 था जिसके द्वारा राज्य विधानमंडलों को क्या किया गया है? अनुसमर्थित किया गया है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता कि संविधान का पहला संविधान संशोधन कब हुआ है, तो आपका 1951 में हो गया था, याद रखना है। लेकिन ये तृतीय संविधान संशोधन की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो कथन है, विचार करना है। पहला है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा वह सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा जो भारत की संसद निधि में संदेह है इसकी जांच करे, पहला है। दूसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में भंडारों या स्टॉक की लेखाओं का लेखा परीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा आपका सही है, ये पूछा है। तो देखो, इनमें से दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्यों सही है? देखो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग होता है वर्तमान में, जो GC मुर्मू है, तो उनका कर्तव्य यही है कि सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करता है जो भारत की संचित निधि में है, और साथ में किसी राज्य के कार्यालय विभाग की लेखा परीक्षा भी कर सकता है, यानी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, लिखित संविधान किस देश की परंपरा से शुरू हुआ है? तो सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है ना अमेरिका से शुरू हुआ है। तो अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो SC और ST समुदाय के लोगों को ये जो मौलिक अधिकार वगैरह, राजनीतिक आधार ये सब प्रदान किए गए हैं, तो आर्टिकल 17 में है। तो देखो, आर्टिकल 17 में छुआछूत विरोधी कानून है, और साथ में ST SC समुदाय को जो है यहाँ पे मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार भी दिए गए हैं इसके सब क्लॉज में, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्तव्यों के बिना ... बिना परछाई मनुष्यों की तरह है। देखो, कर्तव्यों के बिना जो अधिकार है ना मनुष्य की परछाई की तरह है, ठीक है। तो याद रखना है, अधिकार जरूरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इनमें से आसियान कंट्री नहीं है, ये बताना था। तो इसमें से दक्षिण कोरिया जो है ना आसियान कंट्रीज़ में नहीं आता है, ठीक है। अब आसियान है क्या? तो एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन है जो अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 10 देश शामिल हैं, ठीक है। तो याद रखना, जैसे चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत सभी अपराध हैं। तो नागरिक अधिकार संरक्षण यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1955 है, इसके तहत क्या अपराध हैं? तो देखो, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत कोई भी अगर अपराध होगा ना तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है ना। तो संज्ञेय अपराध कहलाएगा ये चीज़ें, ठीक। संज्ञेय अपराध ऐसे होते हैं जिसमें वारंट की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट गिरफ्तारी कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम जो ST SC एट्रोसिटी एक्ट है, इसके अधीन अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो ... रैंक से कम न हो। देखो, कभी भी ऐसे अपराध जो होते हैं एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो आते हैं, उनकी जांच करेगा कौन? तो उनकी जांच कम से कम DSP रैंक का अधिकारी होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, वही जांच करेगा, ठीक है। तो ये था आज का पूरा सेगमेंट MPPSC के लिए पॉलिटी प्लस आयोग का पहला प्रैक्टिस सेट। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।